नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हालिया ईरान इजराइल संघर्ष के बाद की जो स्थिति बनी है उस पर। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जिसका शीर्षक है ईरान का एकाकी संघर्ष, और आगे कहता है सहयोगी दूर, परमाणु शक्ति ही एकमात्र सहारा। तो अमेरिका के कह सकते हैं हस्तक्षेप से युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसने कई पुरानी धारणाओं पर आप कह सकते हैं सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर ये सोच कि दुनिया फिर से स्पष्ट शक्ति गुटों में बढ़ रही है। बिल्कुल। और जो लेख हम देख रहे हैं उसका एक मुख्य बिंदु यही है कि ईरान को इस टकराव में भारी राजनीतिक और सैन्य नुकसान हुआ है। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो उसके सबसे करीबी सहयोगी समझे जाते थे, रूस और चीन, वो इस संकट के समय में काफी हद तक किनारे खड़े दिखे। तो चलिए इसी स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। संघर्ष से पहले की अगर बात करें तो ईरान को अक्सर पश्चिम के विरोध में देखा जाता था। मॉस्को बीजिंग के साथ एक धुरी में, कुछ लोग इसे उथल पुथल की धुरी भी कह रहे थे। मतलब ऐसे देश जो मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। हाँ, और यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ जी। सीरिया में रूस के साथ उनकी पुरानी साझेदारी है। ये सब बातें इसी धारणा को मजबूत करती थी। बिल्कुल। और चीन का एंगल भी तो था इसमें। बिल्कुल। प्रतिबंधों के बावजूद चीन लगातार ईरान से सस्ता तेल खरीदता रहा। तो एक तरफ से उसकी ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही थी, दूसरी तरफ ईरान को आर्थिक सहारा मिल रहा था। तो हाँ, ऊपर से देखने पर ये एक किस्म का गठजोड़ लगता था। लेकिन जैसा कि विश्लेषण बता रहा है, ये गठबंधन शायद हकीकत से ज्यादा एक कहानी ज्यादा थी। कहने का मतलब है कि कोई औपचारिक सैन्य संधि नहीं है इनके बीच जो एक दूसरे की रक्षा करने को बाध्य करे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेख यही बात साफ करता है। हाँ, ये देश पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ मिलकर आर्थिक और संस्थागत ढांचे बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। जैसे डॉलर पर निर्भरता कम करना या फिर ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों को मजबूत करना। लेकिन इसमें वैसी कोई सैन्य प्रतिबद्धता नहीं है, आपसी रक्षा वाली, जैसे हम नेटो में देखते हैं। अच्छा। ये साझेदारी कह सकते हैं काफी हद तक सुविधा पे आधारित है। तो फिर जब संघर्ष हुआ तब रूस और चीन की असल प्रतिक्रिया क्या थी? लेख तो यही कहता है कि उन्होंने सिर्फ बयानों में ईरान का साथ दिया। हाँ, बस बयानबाजी हुई, संयम बरतने की अपील की गई। पुतिन ने मध्यस्थता की पेशकश जरूर की थी, लेकिन उसे अमेरिका ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, नजरअंदाज कर दिया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उनका समर्थन इतना सीमित क्यों रहा। विश्लेषण कहता है कि रूस तो खुद यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ है। हाँ, वो तो है। उसकी अपनी सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो गई है। खबरें तो ये भी हैं कि उसे, आप सोचिए, उत्तर कोरिया जैसे देशों से हथियार लेने पड़ रहे हैं। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि यूक्रेन में इतना साजो सामान खोने के बाद रूस के पास ईरान को देने के लिए शायद आधुनिक हथियार बचे ही नहीं है। तो मतलब क्षमता ही नहीं है। क्षमता भी नहीं और शायद प्राथमिकता भी नहीं। फिर सीरिया में देखिए, असद सरकार के पतन के बाद पश्चिम एशिया में उसकी सैन्य मौजूदगी लगभग खत्म हो गई है। तो ऐसे में वो राजनीतिक बयान देने के अलावा ज्यादा कर भी क्या सकते थे? और वो जो रणनीतिक समझौते हुए थे ईरान के रूस के साथ 2025 का और चीन के साथ 2021 का, उनका जोर भी क्या मुख्यतः आर्थिक सहयोग पर ही था? सामग्री तो इसी तरफ इशारा कर रही है। वो समझौते मुख्य रूप से आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर केंद्रित हैं। तो सैन्य मदद की ना तो इच्छा थी, ना ही शायद अब संसाधन बचे हैं उनके पास। लगता तो यही है। दोनों देशों की अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी मजबूरियां हैं। चीन ने भी देखिए दिखावटी तौर पर ईरान का समर्थन किया, इजरायली कार्रवाई की निंदा भी की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उसके अपने रणनीतिक हित इस टकराव से सद नहीं रहे थे? ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। क्या विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि चीन के लिए स्थिति फायदेमंद रही? हाँ, विश्लेषण का इशारा कुछ ऐसा ही है। सोचिए, अगर अमेरिका का ध्यान और उसके संसाधन पश्चिम एशिया में बट जाते हैं, हाँ, तो चीन और रूस को इंडो पैसिफिक में या फिर पूर्वी यूरोप में अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी और कह सकते हैं रणनीतिक जगह मिल जाती है। तो मतलब दिखावटी समर्थन के पीछे असल में अपने हित साधने की कोशिश थी। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो पश्चिम एशिया में कोई बड़ा युद्ध चाहते हैं, क्योंकि उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति सब पर बुरा असर पड़ेगा।
लेकिन अमेरिका का इस क्षेत्र में थोड़ा उलझा रहना उनके लिए शायद उतना बुरा सौदा नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, ईरान काफी हद तक अकेला पड़ गया इस संघर्ष में। बाहरी सहयोग बहुत सीमित रहा और लेख ये भी जिक्र करता है कि उसका जो क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क है, मतलब हिजबुल्ला, हमास, हौथी जैसे गुट, वो भी इस दौरान कमजोर हुए हैं। हाँ, ये भी एक अहम बात है। संघर्ष के दौरान इस नेटवर्क के कुछ अहम कमांडरों को निशाना बनाया गया। उनकी सप्लाई लाइनों पर भी असर पड़ा, जिससे उनकी जो मारक क्षमता है वो कम हुई है। और ये गुट तो उसकी रक्षा नीति की पहली पंक्ति माने जाते थे। बिल्कुल। तो यही इस पूरे विश्लेषण का, कह सकते हैं, केंद्रीय निष्कर्ष है। ईरान खुद को सैन्य रूप से काफी अलग थलग पा रहा है। ये घटनाक्रम रूस और चीन के साथ उसकी साझेदारी की जो सीमाएं हैं उनको साफ तौर पर दिखाता है, खासकर सैन्य मोर्चे पर। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं, जो ईरान के हितों से हमेशा मेल खाएं ये जरूरी नहीं। और इसी अकेलेपन का एक संभावित नतीजा, जैसा कि लेख आखिर में इशारा करता है, वो ये विचार हो सकता है कि भविष्य में ईरान में चाहे सरकार किसी की भी हो, उदारवादी हो या कट्टरपंथी, शायद केवल और केवल परमाणु हथियार क्षमता ही उसकी संप्रभुता और सुरक्षा की अंतिम गारंटी बन सकती है। और ये स्थिति भविष्य के लिए एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करती है कि जब पारंपरिक गठबंधन, पारंपरिक साझेदारियां अविश्वसनीय लगने लगें,